स्वागत है आप सबका ब्रह्मास्त्र फेडरलिज्म चैप्टर रिवीजन के अंदर, जहां हम मात्र और मात्र 15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे अलोंग विथ PYQs। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो सबसे पहले मीनिंग, फेडरलिज्म लास्ट चैप्टर में भी आया था। इसका मीनिंग होता है कि जब आप पावर लेवल्स के बीच में डिवाइड करते हो, सेंट्रल और वेरियस यूनिट्स, चाहे वो स्टेट हो लोकल हो, और इसलिए हमने इसको पावर शेयरिंग में बोला था वर्टिकल डिवीजन। क्या बोला था? वर्टिकल डिवीजन, जो भारत में भी होता है और अनंत देशों के अंदर होता है। सर एक मेन क्वेश्चन आता है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भाई, इससे फेवरेट क्वेश्चन कोई नहीं है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ओए होए, मतलब आंख बंद करके याद करके जाओ भाई, आना ही है। 7 फीचर हैं, बहुत सिंपल है, याद करिए और आंसर के लिख के आएंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। पहला तो सिंपल है, 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होनी चाहिए। जनरली 2 होती है, बट भारत देश में जैसे 3 है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल सिस्टम। हर गवर्नमेंट का, हर डिफरेंट गवर्नमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन है, एरिया ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं कि भाई सेंट्रल का ये काम है, स्टेट का ये काम है, लोकल का ये काम है। फिर आप देखोगे ये जुरिस्डिक्शन लिखा कहाँ है सर? स्पेसिफाई किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा गया, ये लिस्ट के फॉर्म में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो सारी लिस्ट के ऊपर लिखा है। सर जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, जो फंडामेंटल लॉज है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, उसमें सेंट्रल की भी हाँ होनी चाहिए, स्टेट की भी हाँ होनी चाहिए। कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज, यूनिलेटरली मतलब सिंगल कोई चेंज नहीं कर सकता। कोर्ट्स के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रीहेंड भी कर सकती है, और कोर्ट डिस्प्यूट्स भी सॉल्व करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, पैसा कहां से आएगा, वो सब भी क्लियरली स्पेसिफाइड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां से पैसा आना है, स्टेट गवर्नमेंट का यहां से पैसा आना है। और फेडरलिज्म की 2 ऑब्जेक्टिव है, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है। पहला, एकता को प्रमोट करना कि देश में एकता बनी रहे, और दूसरा डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना कि भारत देश या किसी भी देश में इतनी डाइवर्सिटी, उन सबको साथ में कैसे लेके चला जाए। अच्छा, अब पता होना चाहिए 2 तरह के फेडरलिज्म होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के, इंपॉर्टेंट है। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। नाम से समझो, कमिंग टुगेदर का मतलब है जब बहुत सारी स्टेट साथ में आके सेंट्रल को पावर दे रही है। ये स्टेट्स हैं, सब सेंट्रल को पावर दे रही, इसी को हम क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर। तो आप देखोगे इसमें जो सबसे बड़ा होता है, बिगर यूनिट तो बनती है, पर इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है वो स्टेट्स होती है, क्योंकि स्टेट पावर दे रही है सेंट्रल को, राइट? तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आपको कमिंग टुगेदर देखने को मिलेगा। सर होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग का मतलब होता है होल्ड करके रखना, पावर को इकट्ठा करके रखना। होल्डिंग टुगेदर के अंदर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पावर देती है। तो जैसे सेंट्रल है ना, वो स्टेट को पावर दे रही है। कमिंग टुगेदर में स्टेट सेंट्रल को दे रहा था, होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल स्टेट को दे रहा है। यहां पर सर कौन पावरफुल है? सेंट्रल ज्यादा पावरफुल है। और सर साथ ही साथ इसमें एग्जांपल के लिए हमारा भारत देश सबसे मेन है, इंडिया होल्डिंग टुगेदर है, स्पेन, बेल्जियम, ये सब होल्डिंग टुगेदर पार्ट ऑफ फेडरलिज्म के अंदर आते हैं। अब एक सवाल उठता है कि क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक तो है ही, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? तो आंसर है हाँ। कैसे सर? हमारे पास स्टेट्स है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, हमारे पास यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक पॉलिसी, बहुत सारी चीजें। तो इंडिया एक वो है क्या? हाँ जी सर। सबसे पहले तो इंडिया में ये 3 तरह की लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट जो कंट्रोल करता है कौन? सेंट्रल मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जाती है स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बड़े बड़े मैटर्स आते हैं, नेशनल लेवल के मैटर्स, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये बड़े बड़े आते हैं। स्टेट में स्टेट रिलेटेड, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब स्टेट में आते हैं। बट सर कुछ ऐसे भी तो होंगे जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के साथ में आ रहे होंगे, तो उन दोनों के साथ को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट भी लॉ बना रहा है, सेंट्रल भी लॉ बना रहा है। उसमें एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, ट्रेड आता है, मैरिज आता है, एडॉप्शन आता है, सक्सेशन आता है, तो ये होते हैं। अब ऐसे भी हैं, ये तो सर बहुत पहले बने, कॉन्स्टिट्यूशन 1940 50 के आसपास बने हुए हैं। अब सर फंडा ये था कि कुछ सब्जेक्ट्स इसमें आ ही नहीं पा रहे थे, बहुत
लेटर ऑन डिक्लेयर हुए, तो उनके लिए एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना दी जिसका नाम रखा रेसिडुअरी सब्जेक्ट। ये वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए हैं, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एआई हो गया, और फिर एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइंटिफिक नॉलेज हो गए, ये सारे। और इसमें रूल कौन बनाता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इंडिया में आप देखोगे हर स्टेट के पास भी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के पास अलग अलग तरह के सिक्योरिटी राइट्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनके पास स्पेशल पावर्स है अंडर आर्टिकल 371, जो ये कहता है कि इनके नेचुरल हेरिटेज और प्रकृति इन्वायरमेंट को ये रहेगा, यहाँ पर आप इंडस्ट्री, यहाँ पर आप डेवलपमेंट, वो सारी चीजें नहीं कर सकते। याद है आपको कश्मीर में 2019 से पहले आर्टिकल 370 था, वैसे ही इनको आर्टिकल 371 दिया होगा। फिर आप देखोगे जुडिशरी, जैसे मैंने बोला, कोर्ट सिस्टम। फिर हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज भी हैं, यूटीज भी हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप वगैरह वगैरह, ये सब यूटीज भी हैं। और आप देखोगे इसके बाद हमारे यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स का कॉन्सेप्ट चलता है कि भारत में क्या हुआ था ना, जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारी स्टेट्स ने लैंग्वेज के माफिक बोला था कि यार हमको अलग अलग दर्जा दे दो। फॉर एग्जाम्पल पहले गुजरात और महाराष्ट्र साथ में थे, जिसको बॉम्बे बोला जाता था। फिर लेटर ऑन टूटे लैंग्वेज के बेसिस पे। कुछ लोग कह रहे थे, जियोलॉजिस्ट वगैरह कह रहे थे पहले के, कि अगर आपने ऐसा किया ना तो शायद देश में यूनिटी नहीं रहेगी। बट उल्टा हुआ, आज हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, और यूनिटी बहुत अच्छी है। इससे हमारा जो डिवीजन है, प्लस इससे जो वर्किंग है वो इफेक्टिव हो चुकी है, काफी कारगर साबित हुई है। तो आप देखोगे जैसे झारखंड हो गया, फिर नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड यूपी से टूटा था, उत्तर प्रदेश से, ये सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कटे हैं। फिर लैंग्वेज पॉलिसी, क्या भारत देश में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज है? नहीं। श्रीलंका में थी, सिन्हाला, अब नहीं है। बट भारत देश में कभी ऑफिशियल, कभी नेशनल लैंग्वेज नहीं थी। हाँ, भारत देश में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ऑफिशियल का मतलब होता है कामकाज की भाषाएं हैं, नेशनल नहीं है, देश की भाषा नहीं है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो कहां लिखी गई है आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट 3 शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी है। कहां लिखी है? पार्ट 3 शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। इन 22 लैंग्वेजेस में हिंदी तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। और आपको पता होना चाहिए कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन है, तो यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, उसमें हम इन 22 लैंग्वेज में से कोई सी भी लैंग्वेज में अपीयर कर सकते हैं। ठीक है सर, ये आपको मैंने बताया कि लैंग्वेज के बारे में। फिर आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। आप देखोगे जब शुरू शुरू में भारत आजाद हुआ तो क्या होता था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक ही रूल करता था। जैसे कांग्रेस ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट में चलती थी, तो स्टेट में भी कांग्रेस चल रही है। बट धीरे धीरे आफ्टर 1980s 1990s स्टेट गवर्नमेंट में रीजनल पार्टीज आना चालू हुई, लोकल पार्टीज आना चालू हुई। तो अब क्या होता है आज के जमाने में, आज सिर्फ सेंटर वर्क नहीं कर सकता, सेंटर और स्टेट साथ में टीम बनाते हैं, जिसको हमने पिछले चैप्टर में कोइलेशन गवर्नमेंट बोला था। तो आप अगर देखोगे, देखो कोइलेशन गवर्नमेंट आफ्टर 1990 में ये बाद में शो हुआ कि अरे हाँ यार, स्टेट और लोकल पार्टीज की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये देखो, जैसे आपको ये दिखेगी, ये कोइलेशन है, यूपीए, पहले नाम यूपीए था, ये एनडीए, पिछले लेक्चर में बताया था बीजेपी। ये देखो एक बढ़िया सा कार्टून है आपके एनसीईआरटी में, जहां पर है कि पावर्स ऑफ द स्टेट, और ये पावर दे रही है अलग अलग स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये भी देखो, ये कोइलेशन गवर्नमेंट का है। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो एक गद्दी पे बैठे हैं, जिस गद्दी में अलग अलग नेता लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आता है लास्ट टॉपिक और सबसे अहम टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया इतना बड़ा देश है, ना सिर्फ आबादी के लेवल पे बट डाइवर्सिटी के लेवल पे। हमारे यहाँ पर एक एरिया में हिंदू भी दिखेगा, मुसलमान भी दिखेगा, सिख भी दिखेगा, ईसाई भी दिखेगा, लैंग्वेज भी दिखेंगे, कलर भी दिखेंगे, वेशभूषा भी दिखेंगे। इतनी डाइवर्सिटी के लिए क्या सिर्फ सेंट्रल और स्टेट साथ में मिलके काम कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्योंकि अगर एक स्टेट गवर्नमेंट, लेट्स से मैं मध्य प्रदेश को लूं, तो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंदौर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, भोपाल है, रीवा है, इतने सारे हैं। तो सर, क्या एक स्टेट गवर्नमेंट इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स और इतने सारे डिविजन्स को हैंडल कर पाएगी? तो मुश्किल है। तो क्या किया 1992 के अंदर, कब? 1992 के अंदर गवर्नमेंट को लगा यार एक काम करते हैं,
सेंट्रल तो ठीक है, स्टेट भी ठीक है, स्टेट के अंदर एक सब यूनिट डाल देते हैं जो स्टेट के अंडर काम करेगा, जिसका नाम रखा जाएगा पंचायत सिस्टम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पावर को सेंट्रल और स्टेट से लिया गया और लोकल बनाया गया। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो यहाँ लिखा है, जब पावर सेंट्रल और स्टेट से ली जाती है और लोकल को दी जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में 5 मेन चीजें करी गई। क्या 5 मेन चीजें गई 1992 के अंदर? देखो यहाँ लिखा भी है 1992 के अंदर। पहला, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया कि भाई इलेक्शन होंगे लोकल बॉडीज में, पंचायत सिस्टम में इलेक्शन होंगे, मैंडेटरी है, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं। फिर SC ST OBC को रिजर्व सीट्स देना चालू हुई। लोकल पंचायत में 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी। एक MCQ भी आता है, बच्चे लोकसभा लिख के आते हैं, नहीं, पंचायत सिस्टम या म्युनिसिपैलिटीज के अंदर। फिर एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो भारत में इलेक्शन करवाती है, वैसे इनका दारोमदार था कि आप लोकल लेवल पे इलेक्शंस करवाओगे। स्टेट गवर्नमेंट को पावर का शेयर करनी थी, कुछ पावर पैसा लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से वर्क कर पाए। अच्छा, अब ये पूरा सिस्टम था जो पंचायत सिस्टम कहते हैं। ये बहुत कम आता है एग्जाम में, बट स्टिल हमको पता होना चाहिए, इसको पंचायत सिस्टम बोलते हैं। इसमें जनरली एक पंच होते हैं जो लोग कहलाते हैं, और जो इनका प्रेसिडेंट होता है वो सरपंच कहलाता है। और ये सारी पंचायत ग्राम सभा के अंदर काम करते हैं। इन सारे वोटर्स को सालाना 1-2 बार मिलना होता है ताकि रेवेन्यू डिसाइड हो पाए, गांव की परेशानी देख पाए, शहर की परेशानी देख पाए, ये सारी देख पाए, एनुअल बजट। अच्छा, फिर ग्राम पंचायत मिलके बनाती है पंचायत समिति। बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाई थी, और ये पंचायत समिति बनाती है एक जिला, डिस्ट्रिक्ट। जैसे इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद जिसको हम बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, MLAs, ये सब ऑफिशियल्स इनके मेंबर्स होते हैं। अब शहर में ज्यादातर, सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलती है जिनके हेड होते हैं मेयर। कौन होते हैं? मेयर। जैसे हमारे यहाँ पे है पुष्पमित्र भारद्वाज। अब अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें, देखो एग्जाम में इतना बड़ा चैप्टर तो रिवाइज होगा नहीं, तो मैंने एक फ्लो चार्ट वाली बुक बना डाली, ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर 5 मिनट के अंदर पूरा फेडरलिज्म रिवाइज हो जाएगा, मात्र 5 मिनट के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, पीछे इसके जस्ट जाओगे तो आपको क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, जिसमें हमने क्वेश्चंस भी डाल दिए, फ्लो चार्ट भी डाल दिया, आपका रिवीजन टॉप हो जाएगा। नीचे आपको एक बुक मिल जाएगी, फ्री PDF है, उसको आप देखिए। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है पूरी बुक का, तो आप देख के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पहले हमने फेडरलिज्म का मीनिंग समझा, जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। फिर फीचर्स समझे, 7-8 फीचर्स। कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये बताया। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर का डिफरेंस बताया। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट बताई। डिसेंट्रलाइजेशन बताया, और जिसके 5 पॉइंट्स बताया मैंने आपको। ये पूरा फ्लो चार्ट में रिवाइज हो जाएगा। और ये देखो, ये पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है पिछले साल। फेडरल और यूनिटरी के बीच का डिफरेंस, यूनिटरी मतलब सिंगल गवर्नमेंट। फिर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक, ये देखो कितना घुमा के पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिवाइड होती है वो बड़ा बेसिक है, फंडामेंटल है, एक्सप्लेन करो। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर डिसेंट्रलाइजेशन, विच फेडरेशन इंडिया कम्स होल्डिंग टुगेदर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया है, फेडरलिज्म कैसे सक्सीड हुआ है, फीचर्स बताइए यूनिटरी गवर्नमेंट के। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाल के रखे। और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं सर, आपको अगर इसके आंसर्स चाहिए तो बस यहाँ स्कैन करोगे, QR कोड पे स्कैन करोगे, डिटेल्ड आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।